दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बेरोजगारी का जहां एक तरफ एक बहुत बड़ा इशू है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आए दिन बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खोले जा रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से बाहर आते हैं, उनको किस तरह से रोज़गार दिया जाए। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी में पढ़े लिखे बच्चों को रोज़गार देने का एक अहम रोल अदा करता है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की और हमारे साथ हैं बोर्ड के चेयरमैन खालिद जहांगीर साहब। खालिद साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। खालिद साहब, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा कि बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस से पास आउट होकर, यूनिवर्सिटीज़ से पास आउट होकर जब वो तैयार हो जाते हैं तो एक उम्मीद, उनको एक आस लगती है कि उनको सरकारी नौकरी जो है मिले। और हमारे यहाँ जो बेंट ऑफ माइंड है आप जानते हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बहुत कम है। तो ऐसे में एक आस जो बच्चों के पास होती है वो ये होती है कि उन्हें कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिले। आप बोर्ड के चेयरमैन हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, और पिछले कई अरसे से आप इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, बहैसियत चेयरमैन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, किस तरह से काम करता है बोर्ड और क्या प्रायोरिटी रहती है आपकी? देखिए, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है, जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये नॉन गेस्टेड रिक्रूटमेंट करता है सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। जितनी भी नॉन गेस्टेड असामियाँ हैं, वैकेंसीज़ हैं, उनको फिल करता है जी। और हमारा जो तरीका है कि सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से हमारे पास इंडेंट्स आते हैं, और उन रिक्विजिशंस, इंडेंट्स की बेसिस पे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टीज़मेंट्स निकालता है और एप्लीकेशंस इनवाइट करता है कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस उस पोस्ट के लिए सरकार ने तय की हों रिक्रूटमेंट रूल्स में, उसके मुताबिक वो एडवर्टीज़मेंट में वो कंडीशंस रखी जाती हैं। तो इस तरह से एप्लीकेशंस इनवाइट करके उसके बाद जो है वो एग्ज़ामिनेशन किया जाता है। आप जानते हैं कि पहले तो इंटरव्यू भी किया जाता था, और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रैक्टिस था कि 80% मार्क्स रिटर्न के होते थे या उससे भी ज़्यादा, और 20% मार्क्स जो है इंटरव्यू को दिए जाते थे, और कभी कभी उससे कम, लेकिन 20% वाज द कैप। तो ये एक तरीक़ाकार होता था, लेकिन ऑफ लेट जो है आपने देखा कि इंटरव्यूज़ को जो है डिस्पेंस विद कर दिया गया है, और अब जो है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड पूरी कंट्री की तरह सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन की बुनियाद पे जो है वो जो भी सिलेक्शंस है वो करता है जी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले 10 साल में लगभग 45,000 रिक्रूटमेंट्स जो है वो इस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने की है। 44,916 वैकेंसीज सिलेक्शंस करके जी पोस्ट के लिए सरकार को दिया है जी। और ये बोर्ड जो है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये वाइब्रेंट तरीके से काम कर रहा है, और बड़ी खिदमत है इस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की कि जितनी भी नॉन गेस्टेड लेवल पे रिक्रूटमेंट होती है वो सब यही बोर्ड करता रहा है। और बहुत बड़ा चंक है सरकार का जो है वो रिक्रूटमेंट का, वो इसी बोर्ड के हाथों से जाता है। गेजेटेड रिक्रूटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन करता रहा है, और कुछ जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल या जैसे पहले रहबर तालीम होता था, इस तरह की सिलेक्शंस जो है, या पहले क्लास 4, वो बाकी अथॉरिटीज़ को सरकार ने वो पावर्स जो है डेलीगेट करे थे। लेकिन नॉन गेजेटेड जितना भी था अदर देन क्लास 4, वो सारा ही जो है वो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ही करता रहा है। और रिसेंटली जो है वो अब ये फैसला भी गवर्नमेंट ने कर लिया कि क्लास 4 भी जो है वो J&K सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ही करेगा। तो हमने उसका जो है वो इंडेंट हासिल किया था जून के महीने में। जुलाई में हमने एडवर्टीज़मेंट भी निकाला, और उसकी एप्लीकेशंस, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 4 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं क्लास 4 के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वर्किंग का जो प्रोसीजर है या सिस्टम है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे हम अपनी रिक्रूटमेंट्स करते हैं। तो अब चूँकि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स हमारे जो है वो ज़्यादातर सिलेक्शंस रिटन एग्ज़ाम की बुनियाद पे होते हैं, तो हमने जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने काफ़ी सालों से थर्ड पार्टी जो इवैल्यूएशन का सिस्टम है एग्ज़ाम कराने का, वो इंट्रोड्यूस किया है, और हम वो कई सालों से उस पर चल रहे हैं। और
ये कि वक्तन फ़वक्तन जो हम अपने प्रोसेसेस को मज़ीद इम्प्रूव और अपग्रेड करने की कोशिश करते रहते हैं, और जो हमारी एफ़र्ट है हम आगे आने वाले दिनों में भी, जैसे आजकल जो है ट्रेंड है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस जो हैं वो होते हैं, और अब वो जो है ज़्यादातर एग्ज़ाम्स कंप्यूटर बेस्ड ही हो रहे हैं। तो हमारी भी ये कोशिश है कि आगे आने वाले दिनों में अब हम OMR बेस्ड एग्ज़ाम से स्विच ओवर करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस, उसमें मज़ीद ट्रांसपेरेंसी आती है, उसमें जो गुंजाइश इरेगुलरिटीज़ की है वो और कम हो जाती है, द स्कोप ऑफ इरेगुलरिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे एक उसमें कॉन्स्टेंट हमें जो है जम्मू कश्मीर में आता है, वो ये कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है लैब्स, कंप्यूटर लैब्स का। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ कोई ना कोई हमारा नौजवान जो है एंटरप्रेन्योर वो इस फील्ड में आ जाएगा और वो लैब्स इस्टेब्लिश करेगा, या लैब बहुत से लोग मिल के करेंगे, तो हमारे लिए बोर्ड के लिए आसानी होगी कि हम ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है इंट्रोड्यूस करें। खालिद साहब, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा। पहले ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने अभी कहा कि अब पहले तो नॉन गज़टेड जो पोस्ट हैं उनके लिए, उसके अलावा आप जो क्लास 4th की जो नियुक्तियाँ होंगी वो भी आपको सौंपी गई हैं। ये जो काम आपका बढ़ाया गया है, क्या आप मानते हैं कि बोर्ड की एक अच्छी इमेज और क्रेडिबिलिटी होने की वजह से जो है वो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर भी रखी गई? देखिए, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने ये देखा है कि बोर्ड ने जो है वो पीछे पास्ट में बहुत अच्छा काम किया है, और बोर्ड की अपनी एक मान्यता है, एक अपनी स्टैंडिंग है, इसकी अपनी रेपुटेशन है। इस बोर्ड ने जो है वो हज़ारों की तादाद में रिक्रूटमेंट की है सरकार के लिए। तो और आगे अगर अब मज़ीद हमारा काम बढ़ने जा रहा है, या अभी रिसेंटली आप देखिए कि 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हमने एडवर्टीज़ की है, 4-4,500 वैकेंसीज़ पाइपलाइन में मेरे पास है जिनको मैं एडवर्टीज़ करने जा रहा हूँ आइंदा आने वाले दिनों में। तो ये 14-15 हज़ार वैकेंसीज़ तो यही हो रही है, और उसके बाद जो हमें इंडिकेशन सरकार की तरफ से है कि मज़ीद और वैकेंसीज़ आने की संभावना है। तो बोर्ड का काम बढ़ रहा है, और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इवॉल्व होते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं। ओवर द ईयर्स बोर्ड ने जो है अपनी वर्किंग को इम्प्रूव किया है, अपग्रेड किया है, और आगे भी जो है एक हमारे लिए ये कॉन्टिन्यूस चैलेंज रहेगा कि हमको अपनी वर्किंग को मज़ीद बेहतर बनाना है, मज़ीद इम्प्रूव करना है, मज़ीद अपग्रेड करना है। एंड वी आर फुली गियर्ड टू अपग्रेड आवर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स इन फ्यूचर ऑल्सो। जैसे मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र किया कि हम कंप्यूटर बेस्ड की तरफ जाना चाहते हैं एग्ज़ाम्स में, सिमिलरली बोर्ड का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर आजकल हम बहुत फोकस दे रहे हैं। सरकार हैज़ बीन वेरी काइंड के उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि बोर्ड का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका बड़ा रोल है, बहुत बड़ा वॉल्यूम हैंडल करता है बोर्ड काम का। जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है नॉन गेस्टेड लेवल पे, जो सरकार के बेसिकली पिलर्स होते हैं, वो सारा काम बोर्ड करके देता है सरकार के लिए। तो जम्मू में जो है वो हमारा मुट्ठी में हमारी ज़मीन थी, तो उस पर इस साल हमारी कोशिश है, रिवाइज्ड जो बजट एस्टिमेट्स बने हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो बजट के बनते हैं हर साल सितंबर अक्टूबर में, उसमें जो है वो हमारा इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया गया है कि यहाँ हमारा दफ्तर बनेगा जम्मू में। और कश्मीर में हमें लैंड का इशू था, तो वो भी उसको हम परस्यू कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारा लैंड का इशू वी आर होपफुल कि वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से हम ख़रीद रहे हैं लैंड, हमने उनको पैसा दिया है, एंड जो ही वो ज़मीन हमें मिलती है कश्मीर में, तो वहाँ भी हम जो है ऑफिस बनाने की कोशिश करेंगे। वो जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बोर्ड की वर्किंग को मज़ीद और बेहतर बनाने में, उसको मतलब नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में बहुत ही अहम स्टेप साबित होगा। तो इस वक्त जो है वो काफ़ी अटेंशन है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड पे, चाहे हमारा काम है या हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैन पावर की, वो गवर्नमेंट की अटेंशन है इस इंस्टीट्यूशन की तरफ। एंड वी आर होपफुल कि आगे आने वाले दिनों में ये मज़ीद जो है वो एक बहुत ही वाइब्रेंट, स्ट्रांग और रोबस्ट इंस्टीट्यूशन के तौर पे जो है उभर के आएगा। खालिद साहब, आपने बजा फरमाया, और जैसे कि आपने कहा कि ये जो नॉन गज़टेड एम्प्लॉइज़ होते हैं ये पिलर्स का काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूं तो मैं कहूं कि ये स्पाइन है, बैकबोन है गवर्नमेंट का। और ऐसे में एक आम आदमी का, एक आम एस्पायरेंट का सवाल पूछूं तो आप किस किस्म का क्वालिटी प्रोडक्ट ढूंढते हैं, और क्या कोशिश आपकी रहती है कि आपके पास जो एप्लीकेशंस आते हैं उनको आप किस तरह से फ़िल्टर करते हैं, और फिर जब लास्ट फाइनल प्रोडक्ट आप सिलेक्शन उसकी करते हैं तो क्या ढूंढते हैं?
देखिए, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस को एक्सप्लेन करूं कि मैन पावर जो रिक्वायर्ड होती है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को होती है जी। और उनको कैसी मैन पावर चाहिए होती है वो रूल जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ही बनाते हैं, रिक्रूटमेंट रूल वो खुद बनाते हैं। हमें जो है वो बोर्ड को ये बताया जाता है कि हमें ये इस क्वालिफ़िकेशन की मैन पावर आप दे दें फलानी पोस्ट के लिए। जब इंडेंट जिसको हम कहते हैं वो इंडेंट की शक्ल में हमारे पास आता है, उसमें ये सारी डिटेल होती है कि मसलन अकाउंट्स असिस्टेंट लगाना है तो ग्रेजुएट लेवल का आदमी होना चाहिए, 12th पास नहीं होना चाहिए, ग्रेजुएट एंड अबव इसको अप्लाई कर सकता है। इसी तरह अब क्लास 4 है तो उसमें कहा गया कि नहीं मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन 12th होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कौन सी पोस्ट के लिए किस तरह का क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो जो हायरिंग डिपार्टमेंट है, जो एम्प्लॉयर है, वो वही तय करता है। हमारा काम है एम्प्लॉयर की जो शर्तें हैं उसके ऐन मुताबिक रिक्रूटमेंट जो है वो करके दी जाए और कॉम्पिटिटिव तरीके से, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से ओपन मार्केट से करके दी जाए। तो हम जो है बोर्ड का काम एज अ रिक्रूटिंग एजेंसी है, लेकिन मैन पावर की रिक्वायरमेंट को तय करना कि किस डिपार्टमेंट को कौन सी मैन पावर, किस स्किल की मैन पावर चाहिए, वो डिपार्टमेंट्स खुद तय करते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने अगर हमें फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हमसे कभी कहता है कि मुझे एक्सरे टेक्नीशियन लगा के दीजिए, तो हम क्या करते हैं कि हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारे पास कैंडिडेट्स अप्लाई करें उसमें जो बेस्ट क्वालिटी एक्सरे टेक्नीशियन होगा वो उनको सेलेक्ट करके देते हैं और उसी के लिए जो है ये सारा एग्जामिनेशन का सिलसिला रखा गया है। उसमें चूँकि मैंने पहले ही गुजारिश की कि अब तो खाली रिटन टेस्ट है और रिटन टेस्ट को हम कितना बेहतर बनाएं, कितना उसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करें, कितना उसमें जो है वो किसी तरह की इरेगुलरिटी की गुंजाइश को ख़त्म करें। दीज आर द प्रायोरिटीज़ राइट नाउ फॉर द बोर्ड, ताकि जो बेहतरीन स्टफ़ है वो सेलेक्ट हो जाए और जो बेस्ट हमारे यहाँ पे यूटी में अवेलेबल है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में इंट्रोड्यूस हो जाए, इंडक्ट हो जाए और वो लोगों को सर्विसेज दें। फेयर और इम्पार्शल एग्जामिनेशंस की जो है वो कोशिश रहती है और ऐसे में जो थर्ड पार्टी इंट्रोडक्शन किया गया है, अक्सर बेशतर जो है वो सवाल उठाए जाते हैं रिक्रूटमेंट के ऊपर, या कभी ऐसा कहा जाता है, हाल ही में हमने देखा कि जब फायर सर्विसेज के इम्तहानात हुए, आपके बोर्ड ने नहीं किए, थर्ड पार्टी ने किए, लेकिन सवाल जो है वो उठाए गए थर्ड पार्टी में। तो ऐसे में किस तरह से ख्याल रखा जाता है कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी हो और कहीं पे भी जो अनफेयर एग्जामिनेशन या प्रैक्टिसेस जो है वो ना हो? आपने बड़ा जेन्युइन सवाल किया है फ़हीम साहब। ये जो ट्रांसपेरेंसी का, फेयरनेस इन द एग्जामिनेशन, इंटेग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस को मेंटेन करना, देखिए इसके बाद में एक और एस्पेक्ट आपके ज़रिए से जो है वो आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा। पहले तो मैं ट्रांसपेरेंसी पे बात करूँगा। देखिए, बोर्ड जो है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो भी एग्ज़ाम करवाता रहा है, हमारे प्रोसेसेस जो है वो बड़े ही इमैक्युलेट और फुल प्रूफ हैं और अभी तक आप देखिए कि हमारी जितनी भी सिलेक्शंस हैं बहुत कम जो है वो कंट्रोवर्सी का शिकार होती है और मुझे यकीन है कि आगे भी हमारा जो रेपुटेशन है वो इससे भी ज़्यादा बेहतर बनेगा। हम जब एग्ज़ाम कराते हैं तो एक तो आपने कहा कि थर्ड पार्टी के थ्रू एग्ज़ामिनेशन कराना, सारे प्रोसेस को करवाना, वो पहले से ही बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया है। दूसरा, जो कॉन्फिडेंशियल मटेरियल है, जो एग्ज़ामिनेशन मटेरियल है, उस तक एक्सेस हमारे किसी भी एम्प्लॉय की नहीं होती है, इंक्लूडिंग द चेयरमैन, ये मैं आपको वाजे कर दूं। तो हमने इसको जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से रखा है और उसकी एक अपनी एसओपी है। वो मटेरियल कब आता है, कैसे जाता है, वो आम जानकारी किसी को पता नहीं चलती है, किसके पास था, कहाँ से गया, कहाँ से आया। और उसमें पूरा बंदोबस्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो सिक्योरिटी का होता है, जिसमें हमारी जो जे.एंड.के पुलिस जो है वो डीजीपी साहब और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें हमारी सारी मदद वो करते हैं जी। और कहाँ स्टोर करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, उसके एक स्टैंडर्ड ड्रिल्स बने हुए हैं। मटेरियल की सीलिंग के लिए जो है वो क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं हम वो फॉलो करते हैं ताकि उस पर किसी तरह की टेम्परिंग ना हो। ये तो एक आस्पेक्ट है। दूसरा है कि एग्ज़ाम कराना और उसके दौरान जो है वो किसी तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस या मींस अडॉप्ट ना हो। तो देखिए, एक तो नंबर 1
हर सेंटर पे हम वीडियोग्राफी कराएंगे। एवरी सेंटर विल बी वीडियोग्राफ्ड। हमारे, आप ये हैरान होंगे सुन के कि इस बार जो है 2 लाख बच्चे अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए एक वक्त में अपेयर होंगे। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग एग्ज़ाम करा रहे हैं, एक ही वक्त में उसके देखिए इतने बड़े स्केल पे हमारे लिए ही दिक्कत है, लेकिन हमने कहा हम ये चैलेंज लेंगे क्योंकि उसमें फ़ायदा ये है कि हम जल्दी रिज़ल्ट निकालेंगे और बच्चों को जो है, चूँकि अब जो नया लीगल फ्रेमवर्क आया है आफ्टर पोस्ट 5 अगस्त 2019, पहले ये होता था कि एक ज़िले का बच्चा जो है डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट के लिए जो है वो वहीं पे अप्लाई कर सकता था, वो दूसरे ज़िले में अप्लाई एलिजिबल नहीं होता था। अब वो बंदिश ख़त्म हो गई है। अब कठुआ से लेके कुपवाड़ा तक किसी भी ज़िले में कोई भी बच्चा लग सकता है नए नियम कानून के तहत। तो बच्चों को जगह जगह जाना आना होता फिर एग्ज़ाम देने के लिए। कोविड की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो हमने कोशिश की है कि ज़िले के अंदर ही जो है बच्चे को कम से कम ट्रैवलिंग का जो है वो हैसल फेस करना पड़े, तो वहीं पे रहे, वहीं एग्ज़ाम दे दे। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस को देख के और फिर स्पीडी इसका रिज़ल्ट निकालना और एग्ज़ाम को ख़त्म करना, इसने हमें जो है वो एक एग्ज़ाम करने के लिए जो है वो तैयार किया। हालांकि ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। अब हमारे यहाँ इस वक्त लगभग 750 सेंटर बनेंगे पूरे यूटी में। 750 सेंटर पे वीडियोग्राफी कराएंगे। इसके अलावा देखिए फ्लाइंग स्क्वाड्स होंगे, हर ज़िले में होंगे। उसमें हमने डीसी साहिबान से रिक्वेस्ट की है कि काफ़ी स्टेप्स जो है उनकी तरफ से होने हैं। डीसी साहिबान हमारी, चूँकि बोर्ड के पास इतने रिसोर्सेज मैन पावर तो है नहीं कि हम जो है वो हर जगह पे अपने लोगों को रखें, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत शाना बशाना चलती है बोर्ड के साथ और उनका बड़ा ताउन और सपोर्ट रहता है। तो फ्लाइंग स्क्वाड्स बनेंगे, फिर मैजिस्ट्रेट्स हर सेंटर पे डिप्लॉय होंगे। एवरी सेंटर विल बी हैविंग 1 इंडिविजुअल मैजिस्ट्रेट टू ओवरसी द एग्जामिनेशन प्रोसेस। सिक्योरिटी का बंदोबस्त होगा जिसमें कि एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज जो हैं वो हमारी मदद करेंगे, वो पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त वेन्यू पे करेंगे। इसी तरह से ऑब्जर्वर्स लगेंगे बोर्ड की तरफ से भी, और इस बार हमने जो है जीएडी को भी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी ऑब्जर्वर्स लगाए हैं। उनके नंबर्स जो है हम पब्लिश करेंगे अगले 1-2 दिनों में, ताकि बच्चों को जो है उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स रहें और वो अगर कहीं भी किसी का ग्रीवांस होगा वो उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो है वो इस बार एक और स्टेप लेने की कोशिश की है कि जो इन्विजिलेशन का स्टाफ है हमारा, उसको हम रैंडमाइज तरीके से अपॉइंट करेंगे। जिस तरह इलेक्शन में होता है कि कौन सी पार्टी किस पोलिंग बूथ पे जाएगी वो लास्ट मोमेंट पे बताया जाता है। उनका एक डेटाबेस बना के उसमें से पहले जो है कौन लोग होंगे जिनको ड्यूटी करना है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह की जाती है, फिर उनको बताया जाता है लास्ट पे बिल्कुल कि आपको AXMB सेंटर में जाना है। तो वो 11th आवर पे फिर अपना इलेक्शन का मटेरियल उस सेंटर का उठाते हैं, उस पोलिंग स्टेशन का उठाते हैं और जाते हैं। सो वी विल ट्राई टू फॉलो द सेम ड्रिल। हर ज़िले का स्टाफ का डेटाबेस हमारे पास होगा, कौन कहाँ जाएगा और फिर किस सेंटर में जाएगा वो हम लास्ट मोमेंट पे बताएंगे। और इसको जो अपॉइंटमेंट का तरीका है वही कंप्यूटर के ज़रिए से रैंडमाइज तरीके से, किसको अलॉटमेंट कौन सा सेंटर होगा नोबडी विल बी नोइंग। तो उससे भी जो है वो एक बहुत ही एक अहम कदम होगा ये ट्रांसपेरेंसी की जानिब। सिमिलरली एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स जो हमारे बनेंगे वहाँ पे जो है वो वीडियोग्राफी की बात तो मैंने पहले ही कर दी है। तो हर एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी हम बनाएंगे कि कैसे जो है वो एग्ज़ाम न सिर्फ कि ट्रांसपेरेंट हो बल्कि वो नज़र भी आए कि वो ट्रांसपेरेंट है। तो ये हमारे स्टेप्स होंगे और हमारी कोशिश ये है कि खुद भी हम मोबाइल रहें, हमारे सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो प्रोएक्टिव रहें। इसके अलावा डीसी साहिबान जो हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है, वो भी प्रोएक्टिवली जो है वो फील्ड में रहेंगे, खुद मॉनिटर करेंगे। एडिशनल डीसीज़ को तो ऑब्जर्वर बना दिया गया है हर ज़िले में, वो भी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। तो इस तरह से एक मल्टी लेयर्ड एक जब स्ट्रक्चर मौजूद होगा तो एग्ज़ाम बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। जितने भी कैंडिडेट्स आपके प्रोग्राम के ज़रिए से सुन रहे होंगे, मैं उनको ये यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल मुतमईन रहें। हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही फेयर होगा। और इसके अलावा एक और
जो हमने एडिशन की है इस प्रोसेस में, जो OMR शीट हमारी होती है, पहले हम वो डुप्लीकेट में करते थे। 2 शीट्स हम रखते थे, एक हमारे रिकॉर्ड में और एक थर्ड पार्टी के पास रहता था। हमने इस बार ये सोचा कि क्यों ना बच्चा भी ले जाए, एक अपने पास ही रख ले, कि ट्रिप्लिकेट में बना के उसको पता रहे कि मैंने किस क्वेश्चन में किस ऑप्शन को मार्क किया है, ताकि बाद में जो है वो हमारे लेवल पे या एजेंसी के लेवल पे उसमें जो है वो किसी तरह की तब्दीली ना आ सके। और इसके अलावा जिस दिन हम एग्ज़ाम करेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर आंसर की जो है हम अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे। तो जो बच्चे ने परफॉर्म किया होगा उसको अपनी OMR शीट पे पता होगा और आंसर की सामने होगी 24 घंटे के अंदर। सो विद इन 24 आवर्स द कैंडिडेट विल कम टू नो व्हाट इज़ हिज और हर स्कोर इन द एग्जामिनेशन। तो उसके बाद तो फिर अभी तो एग्ज़ाम मटेरियल हमारा ट्रांजिट में ही होगा, तो हम आंसर की जो है वो चढ़ा देंगे। सो इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश होगी नहीं कि कहीं से भी इसमें जो है वो किसी तरह की टेम्परिंग हो सके या कोई ह्यूमन जो है वो इंटरफेरेंस हो। खालिद साहब, यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये जो वीडियोग्राफी है, क्या ये थर्ड पार्टी ही करती है? नंबर 2, वीडियोग्राफी को आप कब तक सेव रखते हैं? जैसे लिटिगेशंस वगैरह होती हैं, स्टेज वगैरह होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ा सा मुझे पता चले, और बल्कि एस्पायरेंट्स को ये हमारे पास प्रिजर्व रहेगा। देखिए, वैसे तो हम कम से कम 6 महीने तक तो रखेंगे, लेकिन अगर कहीं पे जो है खुदा ना खास्ता वैसी नौबत तो आनी नहीं चाहिए। ये मेरी भी दुआ है और मैं कैंडिडेट्स को भी अपील करूंगा कि कहीं कोर्ट केस लिटिगेशन जो है वो ऐसा हो जाए, फिर तो हमें उसको काफ़ी देर तक प्रिजर्व करके रखना है। तो ये वीडियोग्राफी कम से कम हम 6 महीने तक तो रखेंगे ही रखेंगे, और हर सेंटर का रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। खालिद साहब, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा, टाइम फ्रेम जो है वो हमेशा से एक इशू रहता है। जैसे कि आपने कहा कि यूटी बनने के बाद बहुत सारा जो निज़ाम है उसमें तब्दीली आई है। आपसे जानना चाहूँगा, एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर किया गया है कि नोटिफिकेशन निकली, एग्ज़ाम्स हुए, उसके बाद रिज़ल्ट आए, क्या इसको थोड़ा एक्सपेडाइट किया गया? आपने बड़ा जेन्युइन कंसर्न, क्योंकि ये वाकई में जो है वो बच्चों का कंसर्न रहता है। और आजकल चूँकि कंपटीशन का ज़माना है, बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके सामने एक सर्टेनिटी होनी चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम ये वाला जो है कब तक इसका आएगा, ताकि अगर वो किसी दूसरा ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहे करे, मतलब उसका जो सामने उसका फ्यूचर है वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। और ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न है, मैं आपसे सहमत हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे पास जो इंडेंट आया था क्लास 4 और अकाउंट्स असिस्टेंट का, ये जून के महीने में आया था। क्लास 4 पहले आया था और अकाउंट्स असिस्टेंट बाद में आया था। और सितंबर के पहले हफ्ते तक हम एप्लीकेशंस ही ले रहे थे। वो इसलिए कि इस बार चूँकि इंटरनेट में थोड़ी सी स्पीड की कमी वगैरह थी, तो हमने ज़्यादा टाइम दिया। हमने लगभग 2 महीने दिए बच्चों को कि वो अपना फॉर्म भरें, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो डिप्राइव ना हो, वो ये ना कहे कि मैं इंटरनेट की वजह से फॉर्म नहीं भर पाया। अभी अक्टूबर ही चल रहा है, तो हमने एग्ज़ाम एक शेड्यूल कर लिया, दूसरा भी हम शेड्यूल करने जा रहे हैं, वो भी हमारी कोशिश है कि वो भी हम करें। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी स्पीड क्या है। और इसके अलावा जो बहुत से पुराने एग्ज़ाम डिफरेंट स्टेजेस में थे, वो भी अब हम शेड्यूल करने जा रहे हैं। वो भी आइंदा मुझे लगता है 1 हफ्ते 10 दिन तक हम उसको नोटिफाई भी कर रहे हैं। वो वैकेंसीज़ हैं जिनका हमने कोई ना कोई एग्ज़ाम का कोई ना कोई प्रोसेस किसी स्टेज का कर लिया हो। लाइक कहीं फ़िज़िकल टेस्ट हो गया है, अब रिटर्न होना है, या कहीं पे टाइप टेस्ट होना था, अब जो है वो स्टेनोग्राफी का टेस्ट होना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो टेस्ट, वो एग्ज़ाम्स भी हम शेड्यूल करने जा रहे हैं। ये सारे एग्ज़ाम हमने अब तक ख़त्म कर लिए होते जो पुराने पेंडिंग थे। अगर ये कोविड की वजह से ये जो सूरत हाल बनी कि जिसमें रिस्ट्रिक्शंस लगी, जिसमें गैदरिंग्स कम करना और फिर बाकी लॉकडाउन लगा, ये हमने अप्रैल के लिए शेड्यूल किया था, लेकिन उससे पहले ही लॉकडाउन लग गया, जो पुरानी वैकेंसीज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि कोविड के दौरान जितना सिलेक्शन प्रोसेस हमारा जो पेंडिंग था, लगभग 1500 वैकेंसीज़ की सिलेक्शन जो है वो मैंने कोविड के दौरान की। उसमें मेजर चंक जो था उस नर्सेज मेडिकल कॉलेजेस के लिए थी, 5 मेडिकल कॉलेजेस के लिए,
और इसके अलावा फिर पैरामेडिक्स फॉर मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि उस वक्त ये लग रहा था कि हमें मेडिकल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट में मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने भी जो है वो अपना छोटा मोटा योगदान दिया कि हम कैसे जो है वो एक्सपेडाइट कर सकते हैं, और इन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथनिंग में बोर्ड, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड क्या रोल अदा कर सकता है। तो पेंडिंग सेलेक्शंस वो हमने निकालने की कोशिश की, और जैसा मैंने बताया कि 1500 सेलेक्शंस जो है वो फरवरी के बाद मैंने, बावजूद कोविड के, इस बोर्ड ने, हमारी टीम ने जो है वो कंप्लीट की, और वो बाज़ाब्ता रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भेजी। एग्ज़ाम्स भी हम तेज़ी से करा रहे हैं। सो मैं ये कहता हूँ कि आपके ज़रिए से सारे विवर्स और ख़ासकर एस्पायरेंट्स को कि आप तैयारियाँ करिए, और हमारे हाथ में ये है कि हम टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़, जितनी हमसे हिम्मत है, ताकत, हम में अहलियत है, हम उसके मुताबिक जो है वो कोशिश करेंगे कि ये सारे एग्जामिनेशन प्रोसेसेस जो है वो तेज़ी से आगे बढ़े और सिलेक्शंस कंप्लीट हों, और बच्चे जो हैं जो भी उसमें बाद में जो है सेलेक्ट होकर आएंगे वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में नौकरियां हासिल करें। खालिद साहब, वक्त की कमी है, लेकिन मैं चंद सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज बोर्ड के सामने ये रहता है कि जैसे दूर दराज के बच्चे जो हैं, उनके जो सेंटर्स बनते हैं, शहरों में आप अवेलेबल हैं, मैन पावर आपका अवेलेबल है, लेकिन ये वक्त पे उनके एग्जामिनेशंस होना, मटेरियल उन तक पहुंचना, और ऐसे में जहां 4G पर पाबंदी लगाई गई है, इंटरनेट भी एक इशू है, किस तरह से ख्याल रखा जाता है कि दूर दराज के भी जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, जिनके सेंटर्स वहाँ पे बनाए जाते हैं, वो भी जो है वो बगैर किसी परेशानी के अपने जो इम्तिहानात हैं उनमें बैठ सकें? देखिए, बोर्ड के लिए तो जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर बनेगा, चाहे वो शहर के अंदर हो या किसी दूर के ज़िले में बने, वो तो हमारे लिए जो है वो यकसा है। हमें तो हर जगह जो है वो सेम तरह का प्रोटोकॉल फॉलो करना है, सेम मेजर्स, सेम स्टेप्स लेने हैं, वही इक़दामात हम यहाँ लेते हैं वही वहाँ पे लेते हैं। यहाँ इतना है कि बीइंग स्टेट हेडक्वार्टर या श्रीनगर है, वहाँ पे मॉनिटरिंग थोड़ी आसान हो जाती है, लेकिन दूर दराज के ज़िलों में जो है वो हमें मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस का काम जो है वो थोड़ा सा उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है। बाकी बोर्ड जो है वो हमेशा से दूर दराज के ज़िलों में भी कराता आया है एग्ज़ाम्स, और स्टेट हेडक्वार्टर्स पे भी कराता आया है। तो बोर्ड तो पूरी तरह से एग्ज़ाम कराने में कैपेबल है, और हम बिल्कुल अपनी जो रिवायत है उसको मेंटेन रखेंगे, बल्कि उसमें मज़ीद बेहतरी ला के ट्रांसपेरेंट और फेयर एग्ज़ाम करें। खालिद साहब, मेरा आखिरी सवाल, बहैसियत चेयरमैन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन एस्पायरेंट्स को जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और यकीनन शायद आप तक उनको एक्सेस ना हो, लेकिन हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आप उनको एक पैगाम ज़रूर दे सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? ये आपने मुझे अच्छा मौका दिया है कि एस्पायरेंट्स को एक आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से मैं मुखातिब करूं, संबोधित हूं उनसे। ये देखिए, मैं सभी एस्पायरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि वो यकीन रखें कि बोर्ड जितने भी सिलेक्शंस करेगा वो बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से करेगा। दूसरा, अब चूँकि कंपटीशन जो है, कंपटीशन का ज़माना है, तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी पढ़ाई पे, अपनी जो तैयारी है उस पर ध्यान दे दें, बजाय इसके कि बहुत से लोग जो है बीच में सो कॉल्ड जो है वो जो अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स, वो मिसलीड करते हैं बच्चों को कि हम आपको नौकरी लगवाएंगे, इधर से उधर से उनको अप्रोच करते हैं। उनको किसी के भी झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए, उनको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। ये एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगे, चाहे ये एग्ज़ाम जो अकाउंट्स असिस्टेंट का है या इसके बाद आने वाले जितने भी इम्तिहानात हैं वो सभी ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगे, और उनको अपनी आंसर की और अपनी OMR शीट जो उनकी अपनी कॉपी होगी उससे पता चल जाएगा। तो इसलिए किसी के भी झांसे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग जो है वो इस तरह की कोशिशें करते हैं ऐसे वक्त में। और अगर कोई बच्चा जो है उनको कोई इस तरह से अप्रोच करे तो उनको इमीडिएटली हमारी नोटिस में ये बात लानी चाहिए। हमारा मेल जो है वो ग्रीवांसेस का हमने पब्लिश किया है। हम ग्रीवांसेस रिसीव कर रहे हैं बच्चों के जो अपीयर हो रहे हैं, और उनको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। और इसी तरह से आज मोबाइल है, व्हाट्सएप है,
इसके ज़रिए से भी वो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं बच्चों को, तमाम कैंडिडेट्स को यही कहूँगा कि कहीं पे भी उनको अगर कोई इस तरह गलत तरीके से कोई अप्रोच करता है तो उनको इमीडिएटली जो है वो हमें बताना चाहिए, ताकि हम बर वक्त टाइमली कोई कार्रवाई कर सकें। खालिद साहब, प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ फ़हीम साहब कि आपने मुझे अपने चैनल पे और अपने प्रोग्राम में आने का मौका दिया। तो ये थे चेयरमैन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, और बोर्ड आपकी खिदमत कर रहा है और आइंदा वक्त में भी आपकी खिदमत करने के लिए तैयार है। आपकी तरफ से जो बोर्ड को चाहिए वो है आपकी मेहनत, और आप जब भी बोर्ड जो है वो नियुक्तियां निकालता है तो आप अप्लाई कीजिए। बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से आपने इनको सुना कि फेयर और फ्री जो सिलेक्शंस हैं उनके ऊपर जो है वो बोर्ड का पूरा फोकस है। टॉपिक टुडे के आज के अंक में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए। आदाब।